विगत क्लास में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने उस क्रम में कई सारे संदर्भों को देखा था कि किस प्रकार संघ बना और किस प्रकार से उसमें देशी रियासतों का विलय कराया गया। देशी रियासतों के इस विलय के क्रम में एक महत्वपूर्ण रियासत था जिसको हम लोग जम्मू और कश्मीर के नाम से जानते हैं। मैंने पहले भी आपसे इस बात की घोषणा की है कि जो देशी रियासतों के विलय का एक पूरा चैप्टर होगा, वह मैं एक पूरा वीडियो बना के और YouTube पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आप उसको सभी विलय के प्रक्रिया को, सभी रियासतों की बातों को आप वहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हैं। क्योंकि हमारे संदर्भ का जो विषय है यहाँ पर मैं उतना ही देखने का प्रयास करूंगा। जम्मू और कश्मीर राज्य का जो विलय हुआ, देशी रियासत का जो विलय हुआ भारत के संघ में, वह एक वाकई यूनिक प्रक्रिया थी, एक अद्वितीय प्रक्रिया थी। और जो विलय हुआ, उस विलय की प्रक्रिया जो थी, वह प्रक्रिया थी विलय पत्र के माध्यम से, है ना। लेटर ऑफ एसोसिएशन कहते हैं इसको। विलय पत्र के माध्यम से इस जम्मू और कश्मीर नामक देशी रियासत का भारत के संघ में विलय कराया गया। देखिए, जम्मू और कश्मीर में जो राजा थे उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। है ना, महाराजा हरि सिंह। आज आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनका नाम सुनते होंगे आप लोग। नाम है उनका कर्ण सिंह, उन्हीं के फादर थे ये। और महाराजा हरि सिंह उस समय जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा थे। भारत में जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनका नाम था माउंटबेटन। तो माउंटबेटन भारत के विभाजन के बातों को लेकर और तमाम लोगों से विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इसी क्रम में एक बार भेंट किया था सरदार पटेल से। तो सरदार पटेल से जब उन्होंने भेंट किया तो सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से माउंटबेटन के सामने ये बात रख दी कि भाई हमें सारे रियासत चाहिए, हम किसी एक को छोड़ के और नहीं आगे बढ़ सकते। यानी भारतीय सीमा में जितने रियासत हैं, हम सब रियासत को अपने संघ में विलय कराएंगे, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। हालांकि माउंटबेटन का एक इशारा यह भी था कि हो सकता है कि एक दो रियासत जो है वो आपके साथ न मिले। माउंटबेटन ने वहां सरदार पटेल से यह भी बात कही कि भाई आप उन रियासतों से बात नहीं करिए, मैं जा रहा हूं बात करने, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वो रियासत डर के बात न कर पाए। सरदार पटेल इस शर्त पर कि हमें सारे रियासत चाहिए, माउंटबेटन को वार्ता के लिए भेज देते हैं। माउंटबेटन जो है वो वार्ता के लिए जम्मू एंड कश्मीर पहुंच जाते हैं। जब वो जम्मू और कश्मीर पहुंचते हैं तो वहां पे उन्होंने वहां के राजा हरि सिंह से मुलाकात की और हरि सिंह के सामने उन्होंने विकल्प रखा कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप स्वतंत्र हो जाइए। ये विकल्प रखा। लेकिन माउंटबेटन का जोर इस बात पर था हरि सिंह के सामने कि भाई आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, और इसके पीछे
माउंटबेटन ने यह तर्क दिया हरि सिंह को कि भाई आपकी बहुसंख्यक आबादी जो है वह इस्लामिक है, वह इस्लाम धर्म की अनुयायी है, इसीलिए आपको शामिल हो जाना चाहिए किस संघ में, पाकिस्तान संघ में, है ना। हरि सिंह उस समय कह रहे थे कि नहीं, हम न भारत में शामिल होंगे और न पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे। ये एक वार्ता उन्होंने रखी और इस बीच कई महत्वपूर्ण घटनाएं उस बीच में घटती हैं। जब हरि सिंह और माउंटबेटन की ये पहली मीटिंग में लगभग क्लियर हो गया था कि माउंटबेटन जम्मू और कश्मीर को कहां ले जाना चाहते हैं और हरि सिंह क्या चाहते हैं, तो अगले दिन एक औपचारिक और बैठक रखी गई कि भाई हरि सिंह और माउंटबेटन बैठेंगे। उस दिन हरि सिंह बैठक में ही नहीं गए, तबीयत खराब का बहाना बना दिया और वो उस माउंटबेटन के साथ मीटिंग में शामिल नहीं हुए। माउंटबेटन हरि सिंह की उस इच्छा को समझ गए और वापस लौट गए माउंटबेटन दिल्ली। जब वे वापस लौटे उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है और वह समय है 22 अक्टूबर 1947 का समय। ये 22 अक्टूबर 1947 को जो पाकिस्तानी सेना है उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, उसने कश्मीर पर अटैक कर दिया। इसी बीच में माउंटबेटन की वार्ता और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करने के बीच में ही एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था भारत के तरफ से जम्मू और कश्मीर में, है ना। तो जब प्रधानमंत्री को वहां नियुक्त किया गया था तो उन्होंने कई बार अपनी सुरक्षा के लिए या पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद कई बार उन्होंने सेना की डिमांड की, भारत से मदद मांगी, लेकिन उस समय भारत की केंद्रीय नेतृत्व की निष्क्रियता के कारण, केंद्रीय नेतृत्व की उस समय रुचि न ले पाने के कारण स्थिति थोड़ी भयंकर हो गई और पाकिस्तानी सेना जो है वो ज्यादा कश्मीर की सीमा में घुस आई। और ये घटना थी 22 अक्टूबर 1947 की। इसके बाद जब हरि सिंह ने देखा कि अब हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसी बीच में 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और विलय पत्र के हस्ताक्षर से कश्मीर का भारत के संघ में विलय कर लिया गया, भारत के संघ में मिला लिया गया। लेकिन अब यहाँ एक महत्वपूर्ण संदर्भ हमें दिखाई पड़ता है और वह संदर्भ है शेख अब्दुल्ला का। आप नाम सुने होंगे, आज की राजनीति में एक व्यक्ति हैं कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला। जो उमर अब्दुल्ला थे उनके फादर हैं फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के फादर थे ये शेख अब्दुल्ला, है ना। तो शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू जो थे उनकी आपसी मित्रता बहुत अच्छी थी, वो लोग आपस में मित्र बहुत अच्छे थे। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान की मांग की, है ना, एक अलग संविधान की उन्होंने डिमांड की। जो ये पृथक संविधान की मांग की और उनकी बात मांग को स्वीकार भी कर लिया गया। आप देखिए कि 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद उनका ये डिमांड आया और 31 दिसंबर 1947 को यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसी बीच आप जानते हैं कि नेहरू चले गए थे यूएनओ में इस प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ, और वहां पर यूएनओ ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, युद्ध विराम कर दिया। जब युद्ध विराम की घोषणा कर दी यूएनओ ने, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण संदर्भ दिखाई पड़ने लगा कि अब जो जहां था वहीं रह गया, यानी भारत की सेना जहां थी वहीं रुक गई, पाकिस्तान की सेना जहां थी वहीं रुक गई। पाकिस्तान की सेना जो थी वो कश्मीर के क्षेत्र में बहुत आगे आ गई थी, जिसको आज आप लोग पीओके के नाम से जानते हो, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान ने उसी समय ऑक्युपाई किया है।
जिसको अधिग्रहित किया है, जो इस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में जाना जाता है। 1951 में जब ये युद्ध विराम हो गया तो 1951 में कश्मीर में संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, यहाँ शेख अब्दुल्ला ने पृथक संविधान की मांग की थी और उनके इसी मांग के परिणाम स्वरूप 1951 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया कश्मीर में। किस लिए? ताकि वह कश्मीर के लिए संविधान का निर्माण कर सके। और 17 नवंबर 1957 ईस्वी को 17 नवंबर 1957 ईस्वी को कश्मीर का जो संविधान था वह लागू हो गया, यानी कश्मीर का अपना अलग संविधान लागू हो गया। यह एक यूनिक व्यवस्था थी, यह एक अद्वितीय व्यवस्था थी, क्योंकि भारत संघ में रहने के कारण भी, भारत संघ में उपस्थित रहने के बाद भी भारत के संविधान के अलावे उसका अपना एक संविधान होने लगा। और उस संविधान के तहत आप देखिए कि वहां पर विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए तय किया गया। उसका अपना झंडा स्वीकार किया गया, है ना। इस तरह की कई बातों को वहां जगह दी गई, कई बातों को वहां स्पेस दिया गया। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही हैं कि किस प्रकार कश्मीर का विलय तो हुआ, लेकिन इन सारी बातों को लेके और शेख अब्दुल्ला प्रकरण को लेके कश्मीर के संबंध में एक ऐसा बीज डाल दिया गया, एक ऐसा समस्या को बो दिया गया जो डे बाय डे खत्म होने के बजाय वह अंकुरित होता चला गया। और आए दिन आप देखते होंगे कि कश्मीर में किस तरह की अलगाववादी प्रवृत्तियां, किस तरह की विखंडनवादी प्रवृत्तियां हावी हुई हैं। लेकिन अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो धारा 370 को हटाया गया है, और धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो जम्मू और कश्मीर को और दूसरा लद्दाख का जो क्षेत्र था, और दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इससे अब थोड़ी उस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगी जरूर है, लेकिन अभी भी ये कहना कि वो सारी प्रवृत्तियां खत्म हो गई हैं, ये थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, ये थोड़ी कहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहना कि भाई कश्मीर की समस्या अचानक उपजी हुई समस्या है, वह अचानक उपजी हुई समस्या नहीं है, वह हमारे विभाजन के समय, वह हमारे आजादी के समय से ही बोई गई एक ऐसी समस्या थी जो डे बाय डे अंकुरित होती गई। और उसके अंकुरण का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे वह पूरे भारत के लिए एक खतरा बनती गई, पूरे भारत के लिए एक चुनौती बनती गई। ठीक है, इस प्रकार ये कश्मीर का भारत के संघ में विलय हो गया। अब आप देखिएगा कि मैं तीनों रियासत जो विवाद की स्थिति में थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उनका एक प्रारूपण मैंने आपके सामने रखा, उनका एक ब्यौरा आपके सामने रखा कि किस प्रकार उनका भारत के संघ में विलय कराया गया, किस प्रकार वे भारत के संघ में मिले। जब इन देशों रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया, विलय हो गया, तो आप पहले भी जब संविधान सभा भी मैंने आपको पढ़ाया, उसमें भी इस बात की मैंने आपसे चर्चा की थी कि भाई संविधान सभा के सामने यह एक चुनौती थी, संविधान सभा के सामने यह एक चैलेंज था कि इन देशी रियासतों का जब यहाँ विलय कर लिया जाएगा तो फिर उनको कौन सा जगह दिया जाएगा, फिर कैसे उनको यहाँ के संघ में एक स्टेटस मिलेगा, उनको एक दर्जा मिलेगा, किस चीज का दर्जा मिलेगा। तो अब चूंकि संघ और स्टेट्स के बीच, राज्यों के बीच विभाजन होना था, संघ और राज्यों के को इकाई के रूप में संगठित करना था, तो अब राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, इसको लेकर एक व्यवस्थाएं हमारे देश में शुरू हुई, व्यवस्थाओं का विकास होना शुरू हुआ। और प्रारंभिक स्तर पर आप देखिए तो शुरू में जब एक व्यवस्थित
प्रांतों का गठन नहीं हो सका था, तो तात्कालिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत में राज्यों की 4 श्रेणी बना दी गई। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। या श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, ये 4 श्रेणी के राज्य जो हैं वह निर्मित कर दिए गए। 4 श्रेणी के राज्य वहां बना दिए गए। जब इन 4 श्रेणी के राज्यों को बनाया गया तो ये 4 श्रेणी के राज्य कौन कौन थे, इन 4 श्रेणी की क्या क्या स्थिति थी, उनको थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो हेडिंग बना लीजिए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन, किस प्रकार भारत में राज्यों को पुनर्गठित किया गया, किस प्रकार भारत में राज्यों का स्ट्रक्चरिंग हुआ, उसको कैसे रीस्ट्रक्चर किया गया। तो भारत में अगर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था को देखा जाए तो प्रारंभिक स्तर पर यह एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, एक लाइन इसमें लिखिएगा कि प्रारंभिक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन करते वक्त संविधान निर्माताओं ने तात्कालिक और अस्थायी व्यवस्था निर्मित की जिसके तहत चार श्रेणी में इन रियासतों का विलय कर दिया गया, या 4 श्रेणी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। चार श्रेणी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। लिखिएगा, अगला एक छोटा सा हेडिंग बनाइए, श्रेणी ए के राज्य, है ना, श्रेणी ए के राज्य। चलिए देखिए, श्रेणी ए में क्या किया गया, तो 210 देशी रियासतों का विलय करके और कुल 9 राज्य बनाए गए, है ना। 210 देशी रियासतों को विलय किया गया और इनके विलय के पश्चात कितने राज्य बनाए गए, 9 राज्य बनाए गए, है ना। ये 9 राज्य कौन कौन थे, तो लिख लीजिएगा। पहला असम, बिहार, बंबई, असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब,
संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, ये प्रमुख राज्य थे जो 9 राज्य बने 210 देशी रियासतों के विलय से। यानी 210 देशी रियासतों को एक साथ किया गया और राज्य बनाया गया 9। वैसे ही दूसरा था श्रेणी बी के राज्य, है ना। श्रेणी बी के राज्य में 275 देशी रियासतों का विलय किया गया और 275 देशी रियासतों के विलय के बाद 9 राज्य बनाए गए। राज्य बनाए गए। कौन कौन? तो लिखिएगा, पहला लाइन बाय लाइन लिख लीजिए। हैदराबाद, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मध्य भारत, मैसूर, मैसूर, पाटियाला और पूर्वी पंजाब, पाटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, त्रावणकोर, विंध्य प्रदेश। इस प्रकार 275 देशी रियासतों के विलय से राज्यों की संख्या कितनी हुई? 9। श्रेणी ए में भी 9, यहां श्रेणी बी में भी 9, है ना। अब आगे बढ़िए, श्रेणी सी के राज्य। श्रेणी सी के राज्य, है ना। जब आप श्रेणी सी के राज्य देखते हो तो श्रेणी सी के राज्य में 61 देशी रियासतों का मर्जर किया गया। 61 देशी रियासतों को इसमें मिलाया गया और इस 61 देशी रियासतों से मिला के और 10 राज्य बनाए गए। 10 राज्यों का निर्माण श्रेणी सी में हुआ। कौन कौन? लिखिए, अजमेर, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, कुर्ग, दिल्ली, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा। ये 10 राज्य बनाए गए श्रेणी सी में 61 देशी रियासतों के मर्जर के बाद, है ना। 61 देशी रियासतों के विलय से राज्यों की संख्या हुई 10। श्रेणी ए में 9 राज्य, श्रेणी बी में 9 राज्य और श्रेणी सी में 10 राज्य। और एक अंतिम है जो चौथा है, वह है श्रेणी डी के राज्य, है ना। तो श्रेणी डी के राज्य में एक ही राज्य था,
केवल एक राज्य को श्रेणी डी में शामिल किया गया था और वह राज्य था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, है ना। इसको एकमात्र श्रेणी डी में राज्य था ये अंडमान और निकोबार। तो ध्यान देना कि जब देशी रियासतों का विलय करा लिया गया भारत के संघ में, तो भारत के संघ में उनको अस्थायी क्या दर्जा दिया जाए, जब तक यह व्यवस्था नहीं बनी थी तब तक के लिए ये एक अस्थायी और तात्कालिक व्यवस्था बनाई गई जो श्रेणी क्रम था। आगे पढ़ाएंगे जब हम फजल अली आयोग पढ़ेंगे, यानी जब हम प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में जब गठित होती है, तो फजल अली ने 1956 में अपने रिकमेंडेशन दिए और उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पे भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो फजल अली के रिकमेंडेशन के आधार पर ही इस श्रेणी क्रम व्यवस्था का अंत किया गया, क्योंकि उन्हीं की यह सिफारिश थी कि यह श्रेणी क्रम विभाजन को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो जो व्यवस्था इस प्रारंभिक समय में बन गई थी, ये जब फजल अली आयोग की सिफारिश आती है उसी समय इसका अंत होता है, उसी समय इसको समाप्त भी किया जाता है। अब भारत में राज्यों के जो पुनर्गठन की बात थी, मैंने पहले ही बताया, तो अस्थायी व्यवस्था थी। तो इसको स्थायित्व तो प्रदान करने के लिए कि संघ में राज्यों की क्या स्थिति बने, संघ में राज्यों को क्या दर्जा दिया जाए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयोग बनाना शुरू किया कि भाई जो राज्य बनाए जाएंगे हमारे देश में, उन राज्यों को बनाने का क्या आधार होगा, किस आधार पे भारत के राज्य बनाए जाएंगे, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। राज्यों के गठन का आधार भाषा होगा या प्रशासनिक सुविधा होगी, क्योंकि दक्षिण के क्षेत्रों से यह लगातार मांगे उठ रही थी कि भाई भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाएं। तो यह राय लेने के लिए, इस पर विशेषज्ञता से परामर्श देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जो भारत का पहला भाषाई प्रांतीय आयोग था। और वह पहला भाषाई प्रांतीय आयोग न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसको धर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। धर आयोग के नाम से भी उसे पहचाना जाता है। जब धर आयोग का गठन हुआ, तो धर आयोग ने जब अपने रिकमेंडेशन दिए, जब अपनी रिपोर्ट दी, तो धर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को खारिज कर दिया और उन्होंने भारत में जो राज्यों के गठन का आधार की बात कही गई थी, उसके लिए उन्होंने प्रशासनिक सुविधा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। और उनका कहना है कि भाई भाषा के आधार पे प्रांतों का गठन न हो, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे प्रांतों का गठन किया जाए। प्रशासन किस तरह से अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखकर प्रांत बनाए जाएं, न कि भाषा के आधार पर प्रांत गठित किए जाएं, भाषा के आधार पर प्रांतों की व्यवस्था बने। तो हेडिंग बना लीजिए, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में विभिन्न आयोग। भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में विभिन्न आयोग। उसमें सबसे पहला हेडिंग बनाइए धर आयोग। धर आयोग धर आयोग धर आयोग जो है, इसे प्रथम
भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से हम इसको पहचानते हैं। जब धर आयोग का गठन हुआ तो धर आयोग का गठन जून 1948 में हुआ था और जानते हो एसके धर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और दिसंबर 1948 में, उसी साल दिसंबर 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ना, अपने सिफारिशें सौंप दी। जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी दिसंबर 1948 में, तो इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाई राज्यों के गठन का आधार जो है वह भाषा नहीं बल्कि क्या हो, प्रशासनिक सुविधा है ना, यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। मैंने पहले भी इस बात को रेखांकित किया है कि दक्षिण के क्षेत्रों से लगातार भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की जा रही थी। तो जब धर आयोग की यह सिफारिश आ गई कि नहीं भाई भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, तो अब स्वाभाविक था कि दक्षिण में इसका विरोध होता, दक्षिण में इसके खिलाफ बातें कही जाती और विरोध होना स्वाभाविक हुआ। जब विरोध बहुत अधिक बढ़ गया, विरोध लगातार होने लगा, तो उसी महीने में दिसंबर 1948 में ही एक दूसरी कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को कहते हैं जेवीपी कमेटी, है ना, जेवीपी कमेटी। और यह जेवीपी कमेटी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारमैया, इन तीन लोगों को मिलाकर यह कमेटी बनी और इस कमेटी ने राज्यों के गठन का आधार क्या हो, तो इसको इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इस बात को स्वीकार कर लिया, इस बात को मान लिया। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 1953 में सबसे पहले मद्रास राज्य का विभाजन होता है और मद्रास राज्य में तमिल और तेलुगु बोलने वाले जो दो भाषी लोग थे, उसमें से तमिल बोलने वालों को और तेलुगु बोलने वालों को अलग अलग कर दिया गया। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया और इस प्रकार भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया, जिसको 1953 में बनाया गया। 1953 में उसकी गठन की गई और आगे चल के 1969 में जो मद्रास था उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मद्रास राज्य था उसमें दो भाषी लोग थे, तमिल और तेलुगु। 1953 में जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उसको मद्रास राज्य से काट के और नया राज्य बना दिया गया, उसका क्या नाम रखा गया, आंध्र प्रदेश। लेकिन मद्रास जो का त्यों बना रहा और उसमें तमिल बोलने वाले लोग थे। 1969 में 1969 में मद्रास का नाम बदलकर और तमिलनाडु कर दिया गया, जो आज उसी रूप में मौजूद है, उसी रूप में अवस्थित है। अब आगे इसमें क्या होता है और कैसे होता है, इसकी चर्चा अगले कक्षा में आपके साथ की जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।